Assalamu alaikum dear students. Welcome to Literary Studies. Today we will discuss Elizabethan prose. Students, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एलिज़ाबेथन लिटरेचर का चल रहा है और सबसे पहले हमने एलिज़ाबेथन पोइट्री की बात की है और अब हम एलिज़ाबेथन प्रोज पे बात करेंगे. Many writers of the Elizabethan age translated various books into English. रेनेसांस में मिडिल एजेस में पहले ट्रेंड था कि लोग लैटिन में पढ़ते थे और इटालियन में पढ़ते थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता उन राइटिंग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने लगा और एलिज़ाबेथन के टाइम पे बहुत सारी जो बुक्स थी डिफरेंट लैंग्वेजेस की वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होने लग गई. सर थॉमस नॉर्थ ने प्लूटार्च लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रेशियंस एंड रोमन्स को ट्रांसलेट किया और ये कुछ ऐसी ट्रांसलेशंस में से एक था जिनकी बहुत ज़्यादा जिनकी कमांड थी इंग्लिश में, ऐसी यानी कि बहुत खूबसूरत इंग्लिश राइटिंग में और बहुत ज़बरदस्त ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश ट्रांसलेशन थी और उसने बड़े पावरफुल सेंटेंसेस क्रिएट किए और बड़े खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया. चूँकि उस वक़्त इंग्लिश लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हो रही थी तो उस वक़्त इस तरह से किसी लैंग्वेज के अंदर कोई एक डिफरेंट तरीके से किसी दूसरी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करो और सेम वही मीनिंग आए तो ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है. Some of the forms of novel also appeared during the Elizabethan age. Normally ये कहा जाता है कि ओरिजिनली नॉवल जो है वो 18th सेंचुरी में डेवलप होना शुरू हुआ, मगर उसके सम जो ग्लिम्पसेस हैं या थोड़े से उसके जो ट्रेसेस हैं हमें एलिज़ाबेथन एज में भी मिलते हैं. जॉन लिली wrote a kind of a novel named Euphues. He started a fashion which spread in books and conversation called Euphuism. अब ये यूफिज्म क्या होता है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी. इट हैज़ अ थिन लव स्टोरी. ये नॉवल की बात की जा रही है जो कि जॉन लिली ने लिखा था. दिस स्टाइल इज फिल्ड विद ट्रिक्स एंड एलिट्रेशन. तो बड़े ही ट्रिकी वर्ड इसमें यूज किए गए थे और इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल था. एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है, एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें एक साउंड जो किसी भी अल्फ़ाबेट की कोई भी साउंड है जो वो बार बार रिपीट होती है, चाहे वो राइम की शक्ल में हो चाहे वो साउंड की शक्ल में हो. तो एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है तो उसका भी इस्तेमाल किया गया था. द सेंटेंसेस आर रादर लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड. पहले सिंपल सेंटेंसेस में इंग्लिश लिखी जाती थी और इसने लॉन्ग लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड किस्म के कम्प्लेक्स किस्म के सेंटेंसेस क्रिएट किए. दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज स्टाइल वाज कॉमन अमंग लेडीज ऑफ द टाइम. तो ये वाला जो स्टाइल था ये खातिन को बड़ा पसंद था और उनमें ये तरीका था कि वो लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस और कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सेंटेंसेस बोलती थी और इसी वजह से इसको पसंद भी किया जाता था इस स्टाइल को और फिर जॉन लिली के स्टाइल को भी पसंद किया गया. इवन शेक्सपियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस आर्टिफिशियल स्टाइल. शेक्सपियर ने भी इस आर्टिफिशियल स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश की. एक और नॉवलिस्ट है थॉमस नाश जिसने द लाइफ ऑफ जैक विटन लिखा. दिस सॉर्ट ऑफ नॉवल इज अबाउट द एडवेंचर ऑफ बैड बट लवेबल कैरेक्टर. ठीक है, पिकार्स्क नॉवल जो होते हैं ना, एक्चुअली जो पिकार्स्क नॉवल होते हैं ये सफर पे या एडवेंचर पे की स्टोरीज के बारे में होते हैं. तो इसने पिकार्स्क नॉवल लिखा जो कि एक शैतानी जहन वाले ना जरा थोड़ा से बैड कैरेक्टर को, बल्कि एक बैड बंदा है मगर वो लवेबल कैरेक्टर है. मगर ये फैशन इस तरह के नॉवल का फिर जल्दी ही ख़त्म हो गया. इसका एक बार अरूज आया मगर बाद में लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म होता चला गया. अब मैंने पीछे एक टर्म यूज़ की थी यूफोइज्म. ठीक है, तो यूफोइज्म क्या होता है? द टर्म यूफोइज्म is used to refer to using a comparatively milder or less harsh form of a negative description instead of its original unsympathetic form. अब यूफोइज्म एक बहुत ही सख्त किस्म की, बहुत ही मनफी किस्म की बात को बहुत ही ठंडे मीठे और प्यारे अंदाज में बयान कर देने को यूफोइज्म कहते हैं. दिस डिवाइस इज यूज्ड व्हेन राइटिंग अबाउट मैटर्स सच एज वायलेंस, डेथ, क्राइम्स एंड थिंग्स. जिसे हम एम्बैरेसिंग कहते हैं, ऐसी चीज़ें जिस पे नॉर्मली बात करते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, या डेथ एक हार्श एक्सपीरियंस है. इसको अगर आप बड़े प्यारे अल्फाज में, बड़े धीमे से अल्फाज में बयान कर दें
जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि मर गए की बजाय हम कहते हैं कि जी दुनिया से रुखसत हो गए, तो इट्स अ माइल्डर वे ऑफ सेइंग दैट समबॉडी हैज पास्ड अवे। तो किसी को हम बजाय हम ये कहते हैं कि वो फलां बंदा मर गया, उसके बजाय हम कहते हैं कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो सेम एज वायलेंस के बारे में जब बात करनी हो तो बड़े माइल्डर अल्फाज में बात की जाए। क्राइम्स या कुछ ऐसी चीजें जिनको बात करते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो, उनको जरा धीमे से अल्फाज में अगर बात कर दी जाए तो इसको यूफोइज्म कहते हैं। अब यूफोइज्म का पर्पस क्या था? अनप्लेजेंट और स्वीयर वर्ड्स को सब्सटीट्यूट करना किससे? मोर जेंटील वन इन ऑर्डर टू मास्क द हार्शनेस को खत्म करने के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है गोइंग टू हेवन। तो गॉन टू हेवन एक पोलाइट वे ऑफ सेइंग के समवन इज डेड, किसी के फौतगी की इतला देने के लिए या बात करने के लिए जब हम ये लफ्ज कहते हैं तो गोन टू हेवन सेम एज के दुनिया से रुखसत हो गए, इस तरह की। तो यहाँ पर एक इसकी एक डिस्क्रिप्शन है कि जब हम ये कहते हैं कि जी गोन टू हेवन, तो दैट मीन्स कि द ओल्ड मैन हैज पास्ड अवे। यहाँ पर एलिजाबेथन ईरा की हम बात करें और वहाँ पर हम फ्रांसिस बेकन का जिक्र ना करें तो ये बड़ी ज्यादती होगी। फ्रांसिस बेकन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोज राइटर ऑफ द टाइम। फ्रांसिस बेकन हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश प्रोज। अब पोइट्री से निकल के और इंग्लिश में जो नई चेंजेस आना शुरू हुए तो वहाँ पर ये बिल्कुल बेजा नहीं होगा अगर हम फ्रांसिस बेकन को इंग्लिश प्रोज का बाबा कहें, ठीक है, फादर कहें। ही रोट बुक्स बोथ इन इंग्लिश एंड लैटिन। उसकी बड़ी कमांड थी लैटिन के ऊपर और इसने ट्रांसलेशंस भी की। हिज एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल इज वेरी पॉपुलर। अब एफोरिस्टिक स्टाइल था उसका प्रोज का, वो बड़ा पॉपुलर था। हिज एसेज आर फुल ऑफ रिमार्केबल थॉट्स। तो फ्रांसिस बेकन के एसेज छोटे छोटे इसके ऐसे हैं जिसमें उसने छोटे छोटे बहुत सिंपल से सेंटेंसेस यूज किए हैं, मगर उन छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसने बड़े बड़े ग्रेट आइडियाज को एक्सप्रेस किया है। बहुत ही रिमार्केबल थॉट है। और हिज फेमस बुक्स आर द एसेज, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवन एंड द न्यू एटलांटिस। अच्छा, ये उसके एसेज में जो बातें कही गई हैं ये एक्चुअली एक माइंडसेट को दिखाती हैं कि एलिजाबेथन एरा में क्या माइंडसेट था लोगों का, लोग चीज़ों के बारे में कैसा सोचते थे, उनके लाइफ के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, किस तरह की अप्रोच थी लोगों की सोसाइटी के बारे में और लोगों के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वर मेड। विलियम टाइंडेल was a successful translator who translated the New Testament from the Greek and the Old Testament from the Hebrew. अच्छा, Old Testament here is Bible, sorry, New Testament here is Bible. Bible का ग्रीक से ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया और जबकि तौरात का, जिसे हम तौरात भी कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट उसे कहते हैं, उसका हिब्रू एक लैंग्वेज है, हिब्रू से ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। तो जितनी भी फिर अल्हामी किताबें थीं जिनमें तौरात, ज़बूर और अंजील शामिल थे, उनके ट्रांसलेशन होने शुरू हुए। He was later burned to death for his beliefs. अब ये विलियम टाइंडेल ने, ये एक बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन थी इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, कि उसने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया। मगर तब नॉर्म्स ऐसे थे, लोगों के बिलीव्स इतने स्टॉन्च होते थे मज़हब के बारे में कि वो कोई भी ऐसी बात जो उस टाइम के चर्च को लड़ जाती थी उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ते थे, तो उसको जिंदा जला दिया गया था। उसके कुछ बिलीव्स थे उसके जिनसे उस वक़्त के चर्च को उसके साथ मुत्तफिक नहीं थे, तो उसको ये सज़ा दी गई थी। द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड इन 1611। अब उसके ट्रांसलेशन को भी चैलेंज किया गया कि इसने ट्रांसलेट सही नहीं किया है, तो बाद में फिर उसको नए तरीके से ट्रांसलेट किया गया जिसको ऑथोराइज्ड वर्जन कहा गया। 1611 में ये सामने आया, द लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग एंड प्योर, मैनी इंग्लिश राइटर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड्स ऑफ द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। अच्छा, उस वक़्त की बाइबल में जो अल्फाज यूज़ किए गए थे और जो वहाँ पर जो हवाले यूज़ किए गए थे, उनसे बहुत सारे इंग्लिश राइटर इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने अपने राइटिंग्स के अंदर उन्हीं का ही हवाला दिया। यहाँ पर मैं जिक्र करूँगी मेटाफिजिकल पोएट्स का।
ये मेटाफिजिकल पोइट्स भी तभी सामने आए एलिजाबेथन इरा में ही, when the songs and sonnets of the great Elizabethan age passed away slowly, the lyrical power began to lose its force. एक वक्त आया जब सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखे जाने लगे और इसमें बहुत सारे थीम्स यूज किए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट इसमें खत्म होता चला गया। तो फिर a group of poets known as the metaphysical poets began to write poems which were less beautiful and less musical but full of intellectual images. तो एक ग्रुप पोइट्स का, उन्होंने एक नए अनोखे अंदाज की शायरी शुरू की। उस ग्रुप को मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। जब आप क्लासिकल पोइट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मेटाफिजिकल पोइट्स का भी एक पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इनके अंदर अल्फाज इतने खूबसूरत नहीं यूज किए जाते थे और इतने म्यूजिकल, ये उसमें आपको जैसे रिदम राइम का बड़ा ख्याल रखा जाता था, उस तरह के म्यूजिकल नहीं होते थे, मगर उसमें बड़े इंटेलेक्चुअल इमेजेस यूज किए जाते थे, बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की बात होती थी, बड़ी डीप बात की जाती थी। वो कैसे? दिस पोएट्स ट्राई टू से व्हाट दे होप्ड हैड नेवर बीन सेड बिफोर। अब वो एक ऐसी अनोखी बात करते थे जिनकी उनको ये उम्मीद होती थी कि उनसे पहले ऐसी बात किसी शायर ने नहीं की, या उससे पहले ऐसी बात किसी ने इस अंदाज से नहीं सोचा। बड़े अनोखे अंदाज से वो सोचते थे। दे सर्च्ड ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज, science, as well as nature for comparisons and try to say in a style never used before. अब वो अपनी बात को कहने के लिए हर फील्ड ऑफ नॉलेज में अपनी कोशिश करते थे, वहां से कोई नई बात निकालने की जिसमें वो साइंस भी थी और नेचर से रिलेटेड बातें थी, और हर वो फील्ड ऑफ नॉलेज जो उस वक्त बड़ा तरक्की कर चुका था, तो वो कहाँ वहां से कुछ अल्फाज पकड़ते थे और उसका किसी दूसरी सिचुएशन के साथ कंपैरिजन करते थे और एक नया स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश करते थे जो पहले कभी नहीं यूज किया। दिस मेड देयर पोएट्री डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री। तो जब वो मुख्तलिफ किस्म के हवालों को, एक अनयूजुअल चीज को किसी दूसरी अनयूजुअल चीज के साथ मैच करते थे, तो लोगों के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। देखिए, जब किसी पोइट्री के अंदर कोई साइंसी हवाला दिया गया होगा, जब तक उस साइंसी हवाले की डेप्थ को लोग नहीं समझेंगे, उस हवाले को नहीं समझ सकेंगे, उस कंपैरिजन को, उस कंट्रास्ट को नहीं समझ सकेंगे। तो उसके लिए फिर बड़ा नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी होता था, उस बात को समझने के लिए, उस पोइट्री को समझने के लिए। तो आप इसे एंजॉय करेंगे जब आप मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना अनोखा स्टाइल था इनका लिखने का। यहाँ पर मैं जॉन डन का जिक्र करूंगी। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है, बहुत ही मशहूर है। जब भी हम मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जॉन डन की बात करते हैं। द मेटाफिजिकल स्टाइल वाज स्टार्टेड बाय जॉन डन अर्ली इन द 17th century. Donne was a lawyer and a priest, and he also wrote religious poetry. His songs and sonnets are his finest works. He had made good use of direct speech to give a colloquial touch to his poems. He also used dramatic realism in his poetry. He said effective things in a few words. तो इसकी पोइट्री में खुद कलामी वाला अंदाज होता था, डायलॉग होता था, यानी कि इसकी पोइट्री डायलॉग से स्टार्ट होती थी कि पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आता था पढ़ के ये आखिर ये क्या कह रहा है, फिर 2-3 वर्सेस के बाद पता चलता था कि ये तो डायलॉग बोल रहा है, ये किसी से बात कर रहा है, या तो ये खुद अपने आप से बात कर रहा है या किसी को मुखातिब करके उससे बात कर रहा है। तो ये एक ड्रामेटिक स्टाइल था, ये ड्रामेटिक रियलिज्म। आपको पता है कि डायलॉग हमेशा ड्रामाज में होते हैं, तो ये एक ड्रामेटिक स्टाइल था उसकी पोइट्री का, और इसने कुछ बड़े इफेक्टिव और वर्ड्स भी लिखे हैं। यहाँ पर उसकी एग्जांपल है, यहाँ पर फेमस लाइन ऑफ जॉन डन, डेथ बी नॉट प्राउड, thou some have called thee mighty and dreadful, for thou art no so. For those whom thou thinkst thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. अब ये इंग्लिश का आप स्टाइल देखें लिखने का कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ना समझ में आने वाला है, मगर जब आप इसको सिंपल वर्ड्स में पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इन सब वर्ड्स का मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये इंग्लिश का एक स्टाइल था लिखने का जो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होके आज वाली फॉर्म में आ गया। तो इसको आगे हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले तो उन्हीं वर्सेस को आजकल के स्टाइल की इंग्लिश में लिखा गया है। डेथ बी नॉट प्राउड,
though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. यहाँ पर डन कह रहा है कि डेथ लाइक्स टू थिंक टू हिमसेल्फ एज पावरफुल एंड टेरिफाइंग। अब वो डेथ से मुखातिब होकर कह रहा है कि अपने आप पे गुरूर या फख्र करने की जरूरत नहीं है। डेथ को मुखातिब होकर कह रहा है कि अपने आप पर इतना ये मान करने की जरूरत नहीं कि तुम बहुत पावरफुल हो और तुम बड़ी टेरिफाइंग हो। एंड इंडीड सम पीपल हैव कॉल्ड हिम दैट, और कुछ लोगों का भी ये ख्याल है कि डेथ एक बहुत पावरफुल चीज है, बट ही इज नॉट सो इन ट्रूथ। और उसने कहा है कि डेथ को ही कह के बात कर रहा है कि सच्चाई में तुम पावरफुल नहीं हो। अच्छा, अब आगे वो पावरफुल क्यों नहीं है? फॉर दोज होम thou थिंग्स thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. Death thinks that he is overthrowing men when he takes them. अब overthrowing क्या होता है कि उनको एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे पटक देना, एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे फेंक देना, या किसी को नीचा दिखा देना, चारों शाने चित कर देना। वो डेथ का ख्याल है कि वो लोगों को इसके साथ ये सलूक करती है। दैट इज डिफीटिंग कॉजिंग देम टू फॉल। तो ये जो सोच है कि किसी को जब हम सोचते हैं कि डेथ ने हमें नीचा दिखा देना है, तो वो डिफीटिंग है और ऐसे लगता है कि जैसे उनको शिकस्त दे दी है। इंस्टेड ही डज नॉट कॉज देम टू फॉल। मगर उसने कहा कि हकीकत में आप इंसान को हराते नहीं हो, बट हेल्प्स देम टू राइज, बल्कि आप उन्हें उठने में मदद देते हो, आप उन्हें मजीद अबव कर देते हो। डेथ इज द मीन्स बाय विच मैन फाइंड्स रेजरेक्शन। अब रेजरेक्शन क्या है? रेजरेक्शन दोबारा जन्म लेने को कहा जाता है। तो उसने कहा डेथ तो एक सिर्फ जरिया है इंसान के दोबारा जिंदा होने का, राइजिंग अगेन। ठीक है, लिटरली इसको राइजिंग अगेन कहा जाता है। एटर्नल लाइफ एंड इमोर्टैलिटी थ्रू क्राइस्ट इन हेवन। तो अब वो कह रहा है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो सोल बॉडी को छोड़ देती है, तो डेथ सिर्फ एक वजह बनती है उस सोल को नए सिरे से एक नई जिंदगी में देने का। जब जब सोल एटर्नल लाइफ में जाती है, यानी कि जहाने फानी से निकलकर लाफानी की तरफ जाती है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे क्राइस्ट की हेवन में है। तो क्राइस्ट हेवन में जैसे जिंदा है, इसी तरह एक रूह हेवन में जाके दोबारा जिंदा हो जाती है। डेथ डज नॉट किल बट इज इंस्टेड द स्टार्ट न्यू एंड अनएंडिंग लाइफ। तो डेथ मारती नहीं है किसी को, बल्कि एक ना खत्म होने वाली जिंदगी का एक वजह बनती है। डेथ कैन नॉट किल हिम, दस ही होल्ड्स नो पावर ओवर द पर्सन हु इज डाइंग। तो ये उसने डेथ को देखिए कितने अनोखे अंदाज में उसने ये चैलेंज किया है कि खुद को इतना पावरफुल समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और इस पे ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से तो लोग अपने इटर्नल लाइफ में एंटर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द एलिजाबेथन प्रोज एंड पोएट्री। तो यहाँ पर आप ये देखें कि एक नए स्टाइल की मैंने बात की, इसमें कुछ प्रोज की का जिक्र आया और साथ में फिर एक नए स्टाइल की पोएट्री का भी जिक्र आया। तो आप ये देखते हैं कि इस टाइम को एक गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, कि सोनेट्स यहाँ पे आए और लिरिकल पोएट्री हुई है, सॉन्ग्स लिखे जाते थे, ट्रांसलेशंस होती थी, अपने स्टाइल में लोगों ने नए अंदाज से सोचना शुरू किया, और इवन के मेटाफिजिकल पोएट्री एक नई एक स्टाइल था, बिल्कुल सोनेट्स की तरह और बाकी लिरिकल पोएट्री की तरह और स्पेंसरियन स्टेंजा की तरह। तो ये भी एक नया स्टाइल था इंग्लिश में, और इंग्लिश को यहाँ पर भी बहुत सारा खजाना इंग्लिश लिटरेचर को मिला। अगर स्टूडेंट्स आपके जहन में कोई सवाल होगा तो हमारा डिस्कशन बोर्ड ओपन होगा, आप वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।